अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ओसिलेशंस। चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि हमने इस चैप्टर में ओसिलेशंस के बारे में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओसिलेटरी मोशन, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ओसिलेटरी मोशन है क्या। ये बेटा आप 9th की फ़िज़िक्स में पढ़ चुके हो। ट्रू एंड फ्लो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। To and fro motion of a body about a mean position is called oscillatory और वाइब्रेटरी मोशन। जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के अलोंग मोशन परफॉर्म करती है तो उस मोशन को कहते हैं वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन। बेटा देखिए, सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल आपने पढ़ी थी। देखिए ये आपके पास एक फिक्स्ड रॉड है या एंड है, इसके साथ आपने एक जो है वो स्ट्रिंग अटैच की है और स्ट्रिंग के साथ आपने एक बॉब अटैच की है। तो बेटा ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम बन गया। पहले बेटा सिंपल पेंडुलम इस पोजीशन पर था, ठीक है। इस पोजीशन को बोलेंगे मीन पोजीशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉब पर या मैस पर लगने वाली फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके इसको जो है वो इक्विलिब्रियम में ले आएगी। देखिए यहाँ अगर बॉब यहाँ पड़ी हुई है तो बॉब का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और स्ट्रिंग जो है इसको अपवर्ड खींच रही है। जितनी फोर्स के साथ अर्थ इस बॉब को नीचे की तरफ खींचेगी उतनी ही फोर्स लगाकर स्ट्रिंग जो है इसको ऊपर की तरफ खींचेगी। तो बेटा वेट और टेंशन जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके इसको क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पर ले आएंगे। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। अगर आप बॉब को इस पोजीशन से उठा के यहाँ ले जाएं, ठीक है, एक न्यू पोजीशन पर ले जाएं और ले जाकर छोड़ दें तो बॉब क्या होगी, बॉब जो है वो अपनी इस मीन पोजीशन के अलोंग जो है वो मूव करेगी। तो बेटा इस तरह की जो मोशन होती है उसको बोलते हैं ओसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है? द ओसिलेटरी मोशन दैट repeats itself after equal interval of time is called periodic motion। बेटा ऐसी मोशन जिसमें बॉडी जो है उसी मोशन को अगेन परफॉर्म करे जिसको वो पहले कर चुकी है, वो क्या कहलाएगी, पीरियोडिक मोशन। लाइक आपने बॉब को यहाँ से छोड़ा, वो मूव करते हुए यहाँ पहुँची और दोबारा फिर यहाँ पहुँची, तो इसका एक साइकिल कंप्लीट हो चुका। लेकिन अब बॉब यहाँ रुकेगी नहीं बल्कि अगेन क्या करेगी, अगेन इसी तरह अपनी मोशन जो है वो कंटिन्यू रखेगी। तो ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। इसकी एग्जांपल क्या है बेटा, द मोशन ऑफ अ मैस सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। देखिए स्प्रिंग के साथ कोई मैस अटैच कर दें और मैस को थोड़ा सा यहाँ से पुल करके छोड़ दे तो मैस क्या है, अपनी मीन पोजीशन के अलोंग जो है वो ओसिलेट करेगा। देखिए पहले मैस यहाँ था, आपने फोर्स लगा के इसको यहाँ तक लेकर आए, जब आपने इसको छोड़ा तो मैस जो है वो अपनी इस पोजीशन के अप एंड डाउन जो है वो मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सिंपल जो है ओसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह सिंपल पेंडुलम जो है वो ओसिलेटरी मोशन जो है वो परफॉर्म करता है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? द फोर्स विच ब्रिंग्स द सिस्टम बैक टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स जो बॉडी को दोबारा उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले आए उसको क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। देखिए बेटा आपने बॉब को मीन पोजीशन से ले जाकर एक्सट्रीम पोजीशन पर छोड़ा तो बॉब ने क्या किया, ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कुछ देर के बाद बॉब जो है दोबारा फिर इस पोजीशन पर आके रुक जाएगी। तो वो फोर्स जो बॉडी को उसकी मेन पोजीशन पर वापस ले आए उसको क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। बेटा रिस्टोरिंग फोर्स को हम लिखते हैं F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। ये चीज़ आपने बेटा आप पढ़ी हुई है 10th की फ़िज़िक्स में। 10th की फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर, उसी में आपने ये फार्मूला पढ़ा था, F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ के हमारे पास कांस्टेंट है, एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का। माइनस साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा ऑपोजिट होगी डिस्प्लेसमेंट के। देखिए बॉब को आप यहाँ लेकर जा रहे हो तो रिस्टोरिंग फोर्स बॉब को इस पोजीशन पर वापस लेकर आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हुआ जबकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स का जो है इन्वर्स रिलेशन होगा, मतलब ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, इसलिए यहाँ माइनस का साइन है। इट इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अब बेटा ऑसिलेशन प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? अ बॉडी इज पुल्ड अवे
ऑन वन साइड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज। आपने क्या करना है, बॉडी को मेन पोजीशन से किसी भी दूसरी साइड पर आपने ले जाकर उसको छोड़ देना है। द बॉडी बिगेन टू ऑसिलेट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, कहाँ से आई रिस्टोरिंग फोर्स? ये जो आप जिस फोर्स लगाकर इस बॉब को यहाँ इस पोजीशन पर लेकर गए ना, वही एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई है और वो अपीयर हो रही है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। Under the action of this restoring force, the body accelerate and it passes over the rest position due to inertia। अब बॉडी मूव क्यों कर रही है? बॉडी मूव कर रही है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। लेकिन सवाल ये है कि आपने तो यहाँ से यहाँ तक बस फोर्स लगाई थी, तो होना तो ये चाहिए था कि बॉब यहाँ आकर रुक जाती, क्योंकि आपने फोर्स भी तो इतनी ही दी थी। लेकिन आपको पता है कि इनर्शिया कहता है कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो करती ही रहे, अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट में ही रहे। तो इनर्शिया, चूँकि बॉडी मूव कर रही है तो इनर्शिया इसको रुकने नहीं दे रहा, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन के अलॉन्ग जो है वो ऑसिलेट कर रही है। The restoring force pulls it back since restoring force is always directed towards the mean position। बेटा आप देखेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। आप बॉडी को मीन पोजीशन से दूर लेके जाते हो, रिस्टोरिंग फोर्स जो है बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है, लेकिन इनर्शिया इसको रुकने नहीं देता। अब सवाल ये है कि कुछ देर के बाद जो है, अभी हमने कहा कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम अपनी स्टेट जो है वो अटेन कर लेती है। वो किस वजह से? क्योंकि कुछ एयर रेजिस्टेंस भी होती है। एयर रेजिस्टेंस की वजह से हर दफ़ा एनर्जी में डिक्रीज़ आता है और एक वक्त ऐसा आता है कि बॉडी जो है अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर देती है, जिसकी वजह से वो अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ जाती है। अब बेटा आगे है रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करवाने के लिए को क्या आपके पास क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आप ऑसिलेशंस जो है वो प्रोड्यूस करवा सको? बेटा फर्स्ट वन तो रिस्टोरिंग फोर्स हो। अगर तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट है तो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करवाई जा सकती है। और सेकंड जो है वो इनर्शिया हो, ठीक है। अगर इनर्शिया और रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट है तो बेटा ऑसिलेशंस जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। बेटा अब है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विद एन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जहाँ तक आप सेफली जो है वो फोर्स अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर आपकी बॉडी जो है वो ब्रेक नहीं होती, उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ कहता है विद एन इलास्टिक लिमिट द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इलास्टिक लिमिट के अंदर जो अप्लाइड फोर्स होगी उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। मतलब अगर बॉडी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, मतलब आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर गए हो, तो बॉडी ने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो उसके अंदर ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो स्टोर होगी। अगर आपने कम डिस्प्लेसमेंट जो है कवर करवाया है तो बेटा बॉडी के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो कम होगी। तो मैथमेटिकली हम लिखते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म किया तो आपके पास के आया। के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। ये भी आपने पढ़ा है कि के की वैल्यू कम होगी अगर स्प्रिंग सॉफ्ट है, के की वैल्यू ज़्यादा होगी अगर स्प्रिंग जो है वो स्टिफ या हार्ड है। स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। कि पर यूनिट कितनी, मतलब कितनी एक्सटेंशन हुई है, बॉडी को आपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाते हुए बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये क्या कहलाएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो बेटा इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर और इसकी डायमेंशन होती है mt पर स्क्वायर। ये आपको पता है कि डायमेंशन कैसे आएगी। बेटा उसके बाद है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी आपने पढ़ी हुई है। Oscillatory motion in which acceleration of the body at any instant is directly proportional to displacement। ऑसिलेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन आ जाए डिस्प्लेसमेंट के साथ, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के जो कि बॉडी कवर कर रही है, जब आप उसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाते हो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसको क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी एग्जांपल है इसके लिए। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस क्या हैं? तो बेटा फर्स्ट वन तो इनर्शिया होना चाहिए, सेकंड रिस्टोरिंग फोर्स, और इसके अलावा सिस्टम जो है वो फ्रिक्शन लेस हो, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो आपको पता है बॉडी जो है बहुत जल्द अपनी मीन पोजीशन जो है वो अटेन कर लेगी।
तो इसलिए बॉडी फ्रिक्शनलेस हो, फ्रिक्शन वहाँ नहीं होनी चाहिए। सेकंड इनर्शिया हो, थर्ड रिस्टोरिंग फोर्स। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो बेटा उससे क्या होगा, उस अगर ये तीन चीज़ें हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म करवाई जा सकती है। बेटा उसके बाद है मोशन ऑफ अ मैस अटैच विद द स्प्रिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही आपने ये केस पढ़ना है। ये बेटा आपने 10th की फिज़िक्स में भी पढ़ा है। हमने देखना है कि जब आप स्प्रिंग के साथ किसी मैस को अटैच करते हो तो मैस जो है वो किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है बेटा, अब एक तो मैं आपको यहाँ मतलब एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन बेटा इसकी डिटेल वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल पर मैंने फर्स्ट जो है 10th की फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है ना उसका यही वाला टॉपिक जो है वो अपलोड किया है। आप इसको डिटेल में वहाँ देख सकते हो। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसमें होता क्या है। कंसीडर अ mass m attached with one end of the spring. The mass m can be moved freely on the frictionless horizontal surface. तो आपने क्या करना है बेटा, आपने एक मैस लिया है, ठीक है, मैस लिया है m, इसको स्प्रिंग के एक एंड के साथ अटैच कर दिया है और स्प्रिंग के दूसरे एंड को किसी फिक्स्ड सरफेस के साथ बांध दिया है। और ये जो सरफेस है ये आपने फ्रिक्शनलेस लेनी है। अब बेटा इस वक्त स्प्रिंग जो है वो अपनी मीन पोजीशन पर है, ठीक है, ये इस पोजीशन का नाम देते हैं ओ। ये मीन पोजीशन पर है। फिर आपने इस पर फोर्स लगाकर इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले गए और यहाँ देखिए बेटा बॉडी रेस्ट पर थी तो एक्स क्या था, ज़ीरो। मीन पोजीशन पर एक्स क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि बॉडी जो है वो रेस्ट पर है। फिर आपने फोर्स लगाई और फोर्स लगाकर आप मैस को इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले गए तो मैस ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया एक्स। और जब आप मैस को यहाँ से छोड़ोगे तो मैस जो है वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगा, लेकिन इनर्शिया इसको रुकने नहीं देगा और वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए बार की तरफ चला जाएगा। और फिर इनर्शिया की वजह से मैस जो कि इनर्शिया अब यहाँ भी इसको रुकने नहीं देगा और फिर मैस जो है दोबारा फिर से अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा और फिर ओ की तरफ जाएगा। When mass m is displaced through a distance x from mean position by force F, then according to Hooke's law, F is equal to kx. Due to elasticity, spring opposes the applied force. spring क्या कर रहा है, अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रहा है। मतलब आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है लेकिन स्टोरिंग फोर्स उसको इस डायरेक्शन में लेके जा रही है। इसी तरह मैस जो है वो इस डायरेक्शन में जब आएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा फिर से उसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाएगी। Elastic restoring force, the force which brings a body back towards its mean position is called elastic restoring force. वो फोर्स जिसकी वजह से बॉडी दोबारा फिर से अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगी, लेकिन इनर्शिया बेशक उसको इनर्शिया यहाँ क्या कर रहा है, रुकने नहीं दे रहा, लेकिन स्टोरिंग फोर्स फिर भी बॉडी को उसकी मीन पोजीशन पर वापस लेकर आ रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है। तो बेटा रिस्टोरिंग फोर्स को हम लिखते हैं F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के जो है ऑपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। द नेगेटिव साइन शो दैट FR is directed opposite to x. When the mass is released, it began to oscillate about the equilibrium position. Such type of oscillations are due to restoring force and inertia. ठीक है, इस तरह की मोशन जो होती है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है और ये रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया की वजह से होती है। दिस टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस तरह की जो मोशन होती है उसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमने एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स एफ। पहले तो बेटा न्यूटन का हम सेकेंड लॉ देखते हैं, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, और एक आपके पास ये है एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो बेटा हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो इस एफ़ की जगह एम ए और इस एफ़ की जगह माइनस के एक्स, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो बेटा यहाँ से जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एम उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास क्या रिलेशन आएगा, ए इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। तो बेटा ये आपके पास जो है यहाँ के ओवर एम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। के ओवर एम हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो
अगर के ओवर एम कांस्टेंट है तो देखिए बेटा प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करें तो कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट ख़त्म करें तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन। यहाँ के ओवर एम क्या है, कांस्टेंट है, तो बेटा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, ए का डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा किसके साथ, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो के ओवर एम क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट निकाल ख़त्म किया तो आपके पास इन प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया, तो यहाँ ए का डायरेक्ट रिलेशन होगा माइनस एक्स के साथ। मतलब एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन इसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स मीन पोजीशन, इसलिए यहाँ माइनस जो है साइन आ रहा है। जी बेटा उसके बाद कुछ टर्म्स हमने जो है वो डिफ़ाइन करनी है। वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पहले तो बेटा वेव फॉर्म देखते हैं। द कर्व रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेव फॉर्म ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए बेटा जब स्प्रिंग को आप स्प्रिंग के साथ मैश अटैच करते हो तो मैश जो है वो अपनी मीन पोजीशन के अप एंड डाउन मूव करता है। तो बेटा ये ले ले रेफरेंस लाइन आपके पास मीन पोजीशन है, इससे जब ऊपर की तरफ जाएगा वो भी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, और जब मैश नीचे की तरफ आएगा ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो इसकी वजह से जो वेव फॉर्म बन रही है उसको हम यूँ लेंगे। ठीक है, ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। कंसीडर मैथ स्प्रिंग सिस्टम विद वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंज पहले आपने हॉरिजॉन्टल ली थी, अब वर्टिकल अरेंजमेंट लिया। मैथ यहाँ जब ये मेन पोजीशन है इससे ऊपर और नीचे मूव करेगा तो आपके पास ये वेव फॉर्म आ जाएगी। दिस द साइन कर्व इज ऑब्टेन विच शोज दैट वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है। इसको वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। द पॉइंट ए सी एंड ई शो इट्स मीन पोजिशन वाइल बी एंड डी रिप्रेजेंट द एक्सट्रीम पोजिशन। देखिए बेटा ए सी ई और जी ये आपके पास क्या है, मीन पोजीशन है। मैंने पहले बता दिया आपको कि ये जो लाइन है ये मीन पोजीशन है, इसके ऊपर और नीचे जो पॉइंट्स होंगे वो एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएंगे। लाइक बी एफ बी जो है एक्सट्रीम पोजीशन है और डी एच बी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। अब बेटा है यहाँ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालना है। The distance of the vibrating body at any instant from its mean position is called instantaneous displacement. Like बेटा ये mean position है, mean position से कहीं भी मतलब इस पॉइंट पर ले लें, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर मीन पोजीशन से किसी भी पॉइंट पर जो डिस्टेंस आप डिस्प्लेसमेंट लोगे वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। लाइक अगर बॉडी यहाँ पर है तो मीन पोजीशन से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सपोज बॉडी यहाँ है तो मीन पोजीशन से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और बेटा इसको आपने एक्स रिप्रेजेंट करना है। एम्पलीट्यूड, the maximum value of the displacement of the vibrating body on either side from its mean position is called amplitude। बेटा ये mean position है, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इसी तरह यहाँ से डी तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स नोट के साथ। उसके बाद है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या चीज़ है, द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। तो बेटा वाइब्रेशन का मतलब क्या है, देखिए बॉडी अपनी मीन पोजीशन पर थी, आप इसको यहाँ मतलब आप इसको इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आए, बॉडी एक्सट्रीम से मीन पर गई और दोबारा फिर एक और एक्सट्रीम पर पहुँची, वहाँ से होते हुए मीन पर दोबारा फिर जब इस पोजीशन पर वापस आएगी तो हम कहेंगे कि बॉडी ने अपनी एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। The motion of a body from mean position to upper extreme position, from upper extreme position to lower extreme position, the motion from the extreme position and back to its mean position is called one vibration। ठीक है, बॉडी जो है आप देखिए पहले वो मीन से आप उसको मतलब एक्सट्रीम पर लेकर गए, एक्सट्रीम से होती हुई मीन पर गई, फिर दूसरी एक्सट्रीम पर आई, फिर एक्सट्रीम से मीन और दोबारा फिर उसी एक्सट्रीम पर पहुंच जाए तो हम कहते हैं कि बॉडी ने अपनी एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है।
So according to the figure ABCDE shows one vibration ABCDE। तो देखिए बेटा ABCDE यहाँ तक एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। बल्कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ से थी ना मीन पोजीशन, आप यहाँ से इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर के वो मीन पर पहुँची, दोबारा फिर एक्सट्रीम पर, फिर एक्सट्रीम से मीन, और जो है फिर एक्सट्रीम, और दोबारा फिर मतलब अगेन मीन पर पहुंच जाएगी। तो वो क्या इसकी कहलाएगी वन वाइब्रेशन। देखिए यहाँ से एक्सट्रीम, ये मीन थी ना, एक्सट्रीम पर पहुंची, फिर मीन पर आई, फिर एक्सट्रीम पर पहुंची, फिर मीन पर आई, तो यहाँ पर उसकी क्या हो गई, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई। टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बेटा यहाँ ए से ई तक आने में जितना टाइम लगेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, द टाइम पीरियड को बेटा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड बाय द बॉडी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बेटा 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट होंगी वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी, और ये रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड की। बेटा इसको लिखते हैं 1f इज इक्वल टू 1/t। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो बेटा टी यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बेटा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल आता है। बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, if t is the time period of the body executing simple harmonic motion, its angular frequency omega is given as। बेटा अगर बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है टाइम टी के लिए, तो इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी हम उसको यूँ लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो बेटा हमें पता है 1/t किसके इक्वल आता है, एफ के। 1/t को हम सेपरेट कर लेते हैं, 2π सेपरेट कर लिया, 1/t सेपरेट कर लिया। बेटा 1/t का मतलब क्या है, एफ। तो यहाँ हमने एफ की वैल्यू पुट कर दी, तो ओमेगा किसके इक्वल आएगा, 2π/f के। बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर मोशन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इट प्रोवाइड्स एन ईजी मेथड टू डिटरमिन द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें हेल्प आउट करेगी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी के जो हैं टॉपिक्स वो मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोग को जब फ्री टाइम मिले आप लोग देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।